हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीबीटी, जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहे हैं या संयोजकता आबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम पॉलिंग सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसका प्रतिपादन लाइनस पॉलिंग ने 1931 में किया। वीबीटी सिद्धांत के अनुसार मेटल आयन के संयोजी कोष के उचित एनर्जी के रिक्त ऑर्बिटल और लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग, मतलब जिसे हम अतिव्यापन कह रहे हैं, से उनके मध्य बॉन्ड बनते हैं। संक्रमण धातुओं के संकुलों में धातु आयन के बाह्य कोश के उचित एनर्जी के रिक्त ऑर्बिटल और उससे पिछले कोश के रिक्त डी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। इसे अभी हम कुछ टाइम में समझेंगे एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। इसमें आगे क्या कह रहा है ये, वीबीटी में कंपाउंड की त्रिविम संरचना की व्याख्या ऑर्बिटल की संकरण के आधार पर की गई है। इसमें हम आपको वीबीटी में संकरण निकालना भी सिखाएंगे। इस सिद्धांत कंपाउंड की त्रिविम संरचना और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, परंतु कंपाउंड के कलर का स्पष्टीकरण नहीं करता। मतलब कि वीबीटी किसी क्रिस्टलीय कंपाउंड के कलर को डिफाइन नहीं कर पाता। इस कारण हम जब ये वीबीटी किसी क्रिस्टलीय कंपाउंड के कलर को डिफाइन नहीं कर पाता, तो इसीलिए हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसे हम सीएफटी कहते हैं, जिसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। वो क्या करती है कि वो क्रिस्टलीय कंपाउंड के कलर को डिफाइन कर देती है। आगे क्या कह रहा है ये, प्रथम संक्रमण श्रेणी के मेटल संकुलों में धातुओं की उपसंयोजन संख्याएं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ये साधारणतः कितनी होती है, 4 से 6 होती हैं। धातु संकुलों की त्रिविम संरचनाओं, ऑर्बिटल के संकरण तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों और चुंबकीय गुणों की परमाणु ऑर्बिटल सिद्धांत के आधार पर हम इसे इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। इसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा K4 ब्रैकेट शुरू FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद। इसे हम कहते हैं, इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आईयूपीएसी भी सिखाएंगे, क्रिस्टलीय कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम कैसे बनाते हैं। तो ये जो हमारा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड है, ये एक प्रतिचुंबकीय मतलब डाई मैग्नेटिक कंपाउंड है। ये जो हमें दे रखा है हेक्सासाइनोफेरेट आयन, ये संकुल आयन कैसा है, एक अष्टफलक है, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल संरचना कह रहे हैं। वीबीटी के अनुसार, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, हेक्सासाइनोफेरेट आयन संकुल आयन में जो सेंट्रल एटम है, मतलब जो आयरन है Fe, ये 2 पॉजिटिव आयन के रूप में प्रेजेंट होता है। और जो इससे जुड़ने वाले लिगेंड वो कितने हमारे 6, तो ये 6 आयन लिगेंड से निम्न पदों में ये प्रोसेस होता है। जैसे हम Fe2+ आयन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम Fe का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो होता है 1s2 अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। अगर हम इन्हें टोटल नंबर को काउंट करेंगे तो ये 26 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 26 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, ये तो नॉर्मल Fe था, मतलब 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम करेंगे Fe2+ का। तो ये जो हमारी 4 सब सेल थी, ये वाली, ये क्या होगा कि इसमें जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 2 पॉजिटिव के कारण ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये वाली जो सेल थी ये यहाँ से कैसे हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। रिमूव होने के लिए हमारे पास एक नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट हो जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं Fe2+ के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट हो गया हमारे लिए। इसका ही रोल इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हुंड के नियम के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो डी सब सेल में कितने कक्षक प्रेजेंट होते हैं हमारे, 5, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 6। तो हम क्या करते हैं, हुंड के नियम के अनुसार सभी में एक इलेक्ट्रॉन पहले करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे कक्षकों में। तो ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसके बाद हम जानते हैं 3d के बाद में 4s और 4s के बाद 4p कक्षक क्रिएट होती है हमारी।
इसके बाद क्या हो रहा है कि जो Fe2+ आयन है कि 3D मतलब ये वाली जो सेल है 3D सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास मतलब रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसा होगा, मतलब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये रिवर्स कर जाएंगे, मतलब कि हुंड के नियम का विपरीत चलेंगे। हुंड का नियम क्या कहता था कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन जो है या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पहले सभी कक्षाओं में एक कहता है, बाद में युग्मन होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास करेंगे, मतलब इसका उल्टा करेंगे हुंड के नियम से। तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ मोशन कर जाएगा, ये यहाँ मोशन कर जाएगा, तो एक नया कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसे हम पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट कह रहे हैं। तो Fe2+ के लिए क्या हो जाएगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ मोशन कर जाएंगे, तो इस टाइप से हमें कक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो मतलब कि 3D में 2 कक्षक हमारी कैसी हो जाएंगी, इनकम्प्लीट मतलब फ्री हो जाएंगे। तो 2 कक्षाएं तो हमारी 3D की फ्री हो गई और एक 4s की और 4p की ऑलरेडी प्रेजेंट थी। तो इसी के अकॉर्डिंग अब ये हमारी समान ऊर्जा की, ये जो आपको ब्रेक बॉन्ड दिख रहा है ना, ब्रेक डॉट डॉट करके, इससे हमारा क्या हो जाएगा, 3D की तो 2 सब कक्षाएं, 4s की 1 और 4p की 3 कक्षाएं, ये सभी मिलकर, सभी से मतलब है 3 इसकी और 1 s की और 2 d की, मतलब कि सभी 6 की 6 कक्षाएं मिलकर नई कक्षाओं को जन्म देते हैं, मतलब कि समान ऊर्जा के नए कक्षक फॉर्मेशन करते हैं। ये कक्षा की हमारा संकरण का रोल करते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें कोई लिगेंड आता है, लिगेंड कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे ऑर्बिटल कितने ब्लैंक है 6, तो इसमें 6 ही हमारे लिगेंड आकर जुड़ जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब इसमें 6 लिगेंड आकर जैसे ही ऐड होंगे, तो डी के सब सेल कितने पार्टिसिपेट हुए संकरण बनाने के लिए 2, तो D2 आ गया। एस के लिए कितना, एस की कितनी सब सेल थी 1, तो एस D2S। पी की कितनी थी 3, तो P3, मतलब कि संकरण क्रिएट हो गया, हमारा संकरण बन गया D2sp3 संकरण, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या है कि ये जो D2sp3 संकरण है या संकरित ऑर्बिटल को Cn आयन एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। मतलब ये जो हमारी फ्री कक्षाएं थी, इनमें जो हमारा लिगेंड था साइनाइड, वो क्या करेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। इसे हम Fe2+ आयन से 6Cn- आयन उप सहसंयोजन बंधों द्वारा बंधे होते हैं, जिससे कि आपको अभी नीचे दिखेगा एग्जाम्पल। जैसे हेक्सासाइनोफेरेट आयन में ये जो 3 कक्षाएं थी हमारी, ये वाली, ये 3 कक्षाएं 3D की जो 3 कक्षाएं थी, जो हमारी पूर्ण रूप से मतलब जो प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक कह रहे हैं मैं, ये तो अलग हो जाएंगी। और जो हमारी रिमेन थी जो फ्री थी, जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये तीनों कक्षाएं तो अलग हो जाएंगी। वो 3D की तो दोनों कक्षाएं, ये S की और ये P की, ये कक्षाएं समान रूप से अब क्या होगा इसमें, जो हमारा लिगेंड था, लिगेंड कौन था, Cn ग्रुप, वो सभी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है और क्या संकरण बनाता है, D2sp3 संकरित ऑर्बिटल बनाता है। समझ में आया। अब इसी के अकॉर्डिंग मतलब कि ये जो हमारे पास कंपाउंड था, कौन सा कंपाउंड, K4FeCN6, मतलब पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसमें संकरण की अगर हम बात करें तो इससे हमें संकरण भी पता चल गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। इसमें संकरण कौन सा प्रेजेंट हो गया, आपने देखा कि D2sp3 संकरण, D2sp3 संकरण की प्रेजेंटेशन हो गई इसमें। और यदि हम इसकी हेक्सासाइनोफेरेट आयन की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो है आपका आयरन, और इससे लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं 6, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके पास 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो 6 CN जुड़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, इसे 1 2 3 4 और 2 साइनाइड हमारे, मतलब 2 साइनाइड हम अप और डाउन में ऐड कर देंगे, जिस, और ये जो इस पे पूरे कंपाउंड पर आवेश आ रहा है, मतलब कि हेक्सासाइनोफेरेट आयन, आयन मतलब 4- चार्ज थे। 4- चार्ज क्यों आया, क्योंकि जो हमारा ये पोटेशियम थे, पोटेशियम कितने थे हमारे 4, जिससे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा K4। यदि हम इसे आयनित करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, ये टूट जाता है आपका K4 या 4K पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट स्टार्ट FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद 4- चार्ज। तो ये जो है हमारा ये चीज़, यही हमें क्या बनाएगी, नीचे जो बन के आया हमारा, मतलब कि हम इसकी इसी की स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या करें, अष्टफल के ऑक्टाहेड्रल संरचना। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया।
इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे आपने एक एग्जाम्पल नेक्स्ट पढ़ा होगा K3 ब्रैकेट शुरू FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद। अगर हम इसके IUPAC की नाम की बात करें तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये थर्ड, वो सेकंड था पहले वाला एग्जाम्पल, ये थर्ड, मतलब पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। इसका जनरल नेम होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड संकुल लवण। इसे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे भी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था। ये क्या करा, यह अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक। कैसे पैरामैग्नेटिक है, इसे भी कुछ टाइम में क्लियर हो जाएगा। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का मतलब समझिए, जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन हो वे तो प्रतिचुंबकीय होते हैं, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो वो अनुचुंबकीय। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था एक एग्जाम्पल। इसमें देखिए ये 3 सब सेल मतलब कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, लेकिन इनका क्या रीअरेंजमेंट हो गया, पुनर्विन्यास होगा। रीअरेंजमेंट होने के साथ जो तुम्हारी 3 सब सेल थी वो कंप्लीट होगी, मतलब कि युग्मन कंप्लीट होगा। युग्मन का मतलब डायमैग्नेटिक, जिसे हम प्रतिचुंबकीय कह रहे हैं। इसके पास कोई भी अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन नहीं बचा या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। कैसे इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, प्रतिचुंबकीय। जबकि इसके पास K3Fe का CN का होल 6 के पास इसमें कितने थे, अनुचुंबकीय। इसके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो अयुग्मित होगा। जैसे इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मतलब हेक्सासाइनोफेरेट आयन संकुल आयन की अष्टफलकीय संरचना इसकी भी ऑक्टाहेड्रली है। तो VBT के अनुसार क्या कह रहा है कि हेक्सासाइनोफेरेट आयन संकुल आयन Fe3 पॉजिटिव, वो था 2 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव आयन और 6Cn माइनस लिगेंड से निम्न पदों में बनता है। अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी करेंगे जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल का किया था। इसमें क्या होगा कि उसमें Fe2 पॉजिटिव था, बट इसमें क्या हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे कह रहे हैं हम, तो वो कैसे होगा, Fe3 तो मतलब कि नॉर्मल कंडीशन वही रहेगी, लेकिन अब के 26 होता है Fe का एटॉमिक नंबर। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, रिमूव हो जाएंगे। रिमूव से मतलब है कि 3D अब के 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3D में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो इसके लिए, मतलब हुंड का जो नियम लगाएंगे 3D 5 के लिए लगाएंगे। डी में कितनी कक्षाएं बनती हैं, 5 हमने कक्षाएं बना दी, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 5। तो जैसे ही हम इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, मतलब पुनर्विन्यास करेंगे किसका, Fe3 पॉजिटिव मतलब कि 3 पॉजिटिव के लिए। जैसे ये रहा Fe3 पॉजिटिव आयन के 3D सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट किस प्रकार करेंगे, मतलब इस प्रकार। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव होगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये तो नॉर्मल रह जाएगा जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ जाएगा तो पेयर हो गया, युग्मन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो ये भी युग्मन हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये फ्री रह गया। फ्री से मतलब है अयुग्मित, जिसे हम नॉन बॉन्डिंग कह रहे हैं। तो ये जो 2 कक्षाएं थी हमारी, ये इनकम्प्लीट थी। ये 4s की हो गई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, 4s के लिए। और ये किसके लिए थी, 3D के लिए। और ये किसके लिए थी, 4p के लिए। अब नॉर्मल हो गया। तो ये क्या था, ये अब अयुग्मित। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किसी क्रिस्टलीय कंपाउंड अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय भी हमें क्लियर हो जाता है इसी नियम से। अगर इसमें ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और प्रेजेंट हो जाता तो ये एग्जाम्पल हो जाता हमारा प्रतिचुंबकीय का। लेकिन इसमें एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसमें क्या होगा, ये अनुचुंबकीय का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो संकरण की बात करें तो संकरण वही बनेगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा अब इसमें, क्योंकि इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट नहीं हो सकता, एक लिगेंड नहीं आकर जुड़ सकता। जबकि इनमें जुड़ जाएगा 1 2, मतलब 3D के 2 कक्षाएं, 4s का 1 और 4p के 3। संकरण वही बनेगा, मतलब कि D2, D के 2 हैं तो D2, s का 1 है तो s, और p के कितने 3 तो p3। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बना, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा इसमें, D2sp3 संकृत ऑर्बिटल को Cn आयन एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, सेम टू सेम पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह। 6Cn मतलब Fe3 पॉजिटिव आयन से 6Cn आयन उप सहसंयोजन आबंधों द्वारा बंधे होते हैं। जैसे Fe मतलब कि हेक्सासाइनोफेरेट आयन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही। ये जो था हमारे पास 3, मतलब 3D में जो पहली 3 कक्षाएं थी, इनमें तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, वो तो हमने अलग हटा ली।
जबकि जो इसकी दोनों कक्षाएं थी जो मतलब जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, इन्हें हम 4s और 4p के साथ ऐड करेंगे, मतलब कि समान ऊर्जा की नई 6 कक्षाओं को क्रिएट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 6 कक्षाएं क्रिएट होगी और हमारे पास लिगेंड भी कितने थे? 6 CN कंपाउंड थे, मतलब आयन थे। अब जब ये से ऐड होंगे तो संकरण कौन सा बनेगा? D2sp3 संकृत ऑर्बिटल ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डी में इसमें 6 संकृत जो कक्षाएं बनी है, इनमें 2 तो डी की सब सेल है, एक एस की है और 3 किसकी है? पी की, मतलब 4p की। तो संकरण की अगर हम बात करें तो कौन सा संकरण बन जाएगा? D2sp3। तो हम VBT से संकरण निकालना सीख गए अब। और मतलब क्रिस्टलीय कंपाउंडों में क्या सीख गए? चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय निकालना भी सीख गए। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर इसकी भी सेम बनेगी। क्यों? क्योंकि ये भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको पता चल चुका है कैसे बनती है, पीछे वाले की तरह सेम टू सेम बनेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने और लिए हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं अभी। कुछ एग्जाम्पल हमारे इस प्रकार हैं, जैसे ये कह रहा है कुछ संकुल लवणों में संकरण तथा संरचना। ये कुछ उदाहरण लिए गए हैं, जैसे कि समन्वय संख्या। समन्वय संख्या आप जानते हो सेंट्रल एटम के पास, जैसे हमारे पास समन्वय संख्या, यदि किसी कंपाउंड के पास 2 समन्वय संख्या है तो उसमें संकरण कौन सा होगा? sp संकरण होगा। और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? रेखीय, जिसे हम लीनियर कह रहे हैं। उसके कुछ उदाहरण ये रहे, जैसे AgNH3 का होल ट्वाइज पॉजिटिव चार्ज, मतलब डाई एमीन सिल्वर आयन। सेकंड है हमारा डाइसाइनो सिल्वर आयन। ये अगर हम इन दोनों कंपाउंड की बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमेशा कैसी होगी? उनकी जो ज्यामिति होगी कैसी होगी? रेखीय होगी, जिसे हम लीनियर कह रहे हैं। इन कंपाउंडों में हमेशा जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा? sp टाइप का होगा, sp संकरण होगा। और यदि हमारे पास समन्वय संख्या 3 है, इसके लिए क्या होगा? संकरण तो होगा हमेशा sp2। और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? त्रिकोणीय समतल, जिसे हम ट्राइगोनल प्लेनर कह रहे हैं। एग्जाम्पल आपको ये रहा HgI3 आयन। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास समन्वय संख्या 4 है तो इसके लिए संकरण हमेशा, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं, वो हमेशा कैसा होगा? sp3। और इसके लिए जो ज्यामिति है, जो संरचना है, वो कैसी क्रिएट होगी हमारे लिए? चतुष्फल की, जिसे हम टेट्राहेड्रल कह रहे हैं, टेट्राहेड्रल कह रहे हैं। और इसके लिए जो उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल है, वो कौन कौन से हैं? जैसे NiCO का होल 4। नेक्स्ट है ZnCl2 आयन 2 माइनस चार्ज। ये एग्जाम्पल है, मतलब इन कंपाउंडों की हमेशा स्ट्रक्चर कैसी होगी? चतुष्फल की, जिसे हम टेट्राहेड्रल कह रहे हैं। और इन कंपाउंडों में हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा sp3 टाइप का होगा। और यदि हमारे पास समन्वय संख्या 5 है तो इसके लिए क्या होगा संकरण? वो होगा DsP3 या sp3d। इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो कैसी बनेगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जिसे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कह रहे हैं। और इन इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। FeCO का होल 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल CuCl5 3 आयन। और नेक्स्ट है SbF5 2 आयन। अगर हम इसके आगे देखेंगे, अब इसकी सीमाएं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ सीमाएं। पहला पॉइंट है इसका, यह सिद्धांत इस तथ्य को समझाने में भी असफल रहा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत युग्मित हो जाते हैं। जैसे कि हमने पीछे मतलब कि ये हुंड के नियम के विपरीत भी इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं? युग्मित हो जाते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया था एक, ये इसमें इलेक्ट्रॉन पहले तो इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन करा, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कैसे विपरीत कंडीशन, मतलब हुंड का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा का अधिक एनर्जी लेवल था, लेकिन ये कम के पास चला गया, ये इसके पास आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुंड के नियम के अकॉर्डिंग ना होकर के कैसा होगा? उसके जस्ट अपोजिट हो गया। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। ये क्या कह रहा है? इस सिद्धांत को समझाने में भी असफल रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत युग्मित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यह संकुल के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा, मतलब इट मीन्स यह संकुलों के रंग की व्याख्या नहीं करता। मैंने आपको स्टार्टिंग टॉपिक जैसे स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था यह क्रिस्टलीय कंपाउंड के कलर को डिफाइन नहीं कर पाया था, इसीलिए हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिएट करनी पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है थर्ड, यह संकुल की क्रियाशीलता समझाने में भी असफल रहा। संकुल की क्रियाशीलता
कि मतलब कि लिगेंडों की क्रियाशीलता को समझाने में भी असफल रहा कौन, वीबीटी। नेक्स्ट कह रहा है यह आंतरिक तथा बाह्य कक्षक लिगेंड के अस्तित्व को समझाने में भी असफल रहा। तो ये थी हमारी कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ सीमाएं। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।